नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुगल प्रशासन मुगल राजपूत संबंध का। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 हमने पढ़ ली है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो रीट का पाठ्यक्रम है, हम तीसरे बिंदु में पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक पहला हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कर लिया, और तीसरे बिंदु में भक्ति सूफी आंदोलन हो गया है, मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन को पढ़ रहे हैं, जो बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों। इस हिसाब से इसके ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं। इस वीडियो के बाद में एक दो वीडियो और बनेंगे, तब जाके ये मुगल राजपूत संबंध और मुगल प्रशासन कंप्लीट होगा। तो शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, हमने मुगल प्रशासन में या मुगल काल में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सी ऐसे तथ्य महत्वपूर्ण है वो साथ साथ में आप याद करते जाना है या नोटबुक में लिखते जाना है। अकबर के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी इसका क्या था कालक्रम था, यानी अकबर का कालक्रम क्या था 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमीना बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। किसके महल में हुआ था? राणा वीरसाल के महल में। यानी वीरसाल कौन था? एक हिंदू था, हिंदू राजा था, और हिंदू राजा के महल में इसका जन्म हुआ था। ये दोस्तों लैब असिस्टेंट में सवाल पूछा गया था कि जो अकबर का जन्म था, ये अकबर का जन्म कौन से हिंदू राजा के महल में हुआ था? तो ये था दोस्तों राणा वीरसाल के महल में। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। याद रखना है दोस्तों, अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो अकबर के बचपन का नाम जलाल था। आगे बढ़ते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ था? कालानौर में। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556। देखिए दोस्तों, जो ये रीट का पाठ्यक्रम मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सामाजिक अध्ययन की मुख्य विषय की परीक्षा देना चाहते हैं, यानी रीट के बाद जो मुख्य विषय की परीक्षा देंगे, उनके लिए भी ये जो मुगल काल है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सिलेबस है। क्योंकि लगभग रीट का पाठ्यक्रम और जो मुख्य विषय सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 60 से 70% सेम है। और जो मुख्य विषय की तैयारी करना चाहते हैं वो भी साथ साथ में पढ़े, क्योंकि हम जैसे ही ये रीट का जो पाठ्यक्रम के अनुसार ये सिलेबस पूरा करा देंगे, तब जाके जो मुख्य विषय में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इस टॉपिक से संबंध नहीं रखते, वो नए टॉपिक हम अलग से करा देंगे। तो आपके लिए बेस्ट तैयारी, यानी एक पंथ दो काज के माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। राज्याभिषेक कब हुआ था अकबर का? ये 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर हुआ। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही यानी गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। दोस्तों, जब अकबर राज सिंहासन पर बैठा था तो इसकी उम्र बहुत कम थी। तो उस समय उसका एक संरक्षक था। उस संरक्षक का क्या नाम था? उस संरक्षक का नाम था बैरम खान। क्या था? बैरम खान। ये इसने कब से कब तक इसका संरक्षण रहा था? ये 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने लड़ी थी 1526 में। ये पानीपत की जो सेकंड वाली लड़ाई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये लड़ी थी 5 नवंबर 1556 को। किसके मध्य? अकबर और हेमू के मध्य। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और पानीपत का जो दूसरी लड़ाई थी ये 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। मई 1562 ईस्वी को अकबर ने हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया। दोस्तों, हरम दल क्या था? एक महिलाओं का संगठन था। वो क्या करता था? अकबर पर दबाव डालता था। जैसा वो चाहते थे वैसा ही आदेश पारित करवाती थी, यानी कि उनकी मन मर्जी चलती थी। तो अकबर ने क्या किया? 1562 में, इसे पेटीकोट सरकार भी कहते हैं या पेटीकोट दल भी कहा जाता है। तो इससे मुक्ति कब मिली थी? इससे मुक्ति मिली थी मई 1562। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576, कुछ किताबों में 21 जून 1576 बताया गया है। दोस्तों, दोनों में से एक दिया जाएगा। या तो आपको दिया जाएगा परीक्षा में 18 जून 1576 या दिया जाएगा 21 जून 1576। दोनों सेम नहीं दिए जाएंगे। अगर दोनों प्रश्न में दिए जाते हैं तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, 21 जून और 18 जून को याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 को। महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। हालांकि जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ पुस्तकें हैं उसमें महाराणा प्रताप की विजय के बारे में बताया गया है, क्योंकि अकबर की क्या मंशा थी? महाराणा प्रताप को अधीन लाना, लेकिन महाराणा प्रताप क्या अधीन नहीं आए, जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो अकबर की सेना का सेनापति कौन था? तो एक हिंदू राजा था, उसका नाम था मान सिंह। दोस्तों, वो मुगल राजपूत संबंध से संबंधित आपके जो टॉपिक है रीट में, उसमें जो राजपूतों का संबंध से संबंधित ये भी प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मान सिंह कौन थे? जयपुर के महाराजा थे मान सिंह, और ये जो अकबर था, अकबर का सेनापति था। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक राजपूत था और मुगलों जो अकबर था वो मुगल था। इससे दोनों के संबंध थे, और संबंध के हिसाब से ये क्या था? सेनापति था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख कार्य किए थे अकबर ने। कौन से महत्वपूर्ण ऐसे कार्य
इसको याद रखना है। इसके कौन से सन में किए थे ये याद रखना है। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? ये किया था 1562 में। तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था, उसको कब समाप्त किया था? 1563 में, याद रखना है। जजिया कर मोस्ट है, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर कर लगाया जाता था ये कब समाप्त कर दिया गया? ये 1564 में। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? ये दोस्तों 2017 में सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब की थी? 1575 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? 1581 में। और इलाही सवत की शुरुआत कब की थी? 1583 में। ये आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रमुख कार्य, और इनके सन भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आपको पूरा का पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है, बहुत मजा आएगा। देखिए, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने कौन से जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो उसका नाम है हरि विजय सूरी, याद रखना है। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। जो राजस्व प्राप्त करता था तो उसमें कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी मुगल काल में? तो एक महत्वपूर्ण थी जब्ती प्रणाली, ये याद रखना है। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। मोस्ट है, याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अकबर के दीवान का मतलब होता है मंत्री। अकबर के दीवान टोडरमल ने 1580 में 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। दीवानी 10 साला यानी जो 10 साला पद्धति कब शुरू की गई, या 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था कब शुरू की गई, किसने की थी? तो ये की थी टोडरमल ने। किसका दीवान था? अकबर का था। कब की थी? 1580 में। ये याद रखना दोस्तों, परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था शुरुआत किसने की थी? तो आपको लिखना है अकबर ने। अगर ऐसे पूछ ले कि 10 साला बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत अकबर के कौन से दीवान ने की थी? तो ये टोडरमल ने की थी। महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। अकबर का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, उसका नाम था अब्दुल समद, ये याद रखना है, प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके अलावा बसावन व दसवंत अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ये जो चित्रकार है इनको याद रखना है, क्योंकि ये तीनों के तीनों नाम दे दिए आपके परीक्षा में कि अकबर का कौन सा चित्रकार नहीं है। एक है बसावन, एक है दसवंत, एक है अब्दुल समद। इसके अलावा एक तीसरा नाम, चौथा नाम कोई अलग से दे दिया जाए, इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। मोस्ट है दोस्तों, अकबर ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में। महत्वपूर्ण है दोस्तों। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको लिखना है सिकंदरा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर के काल में यानी अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 अलग अलग कला के विद्वान थे। कौन कौन थे ये आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए। एक था अबुल फजल, एक था फैजी, एक था तानसेन, एक था बिरबल, एक था टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजूरुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अकबर ने मोस्ट है दोस्तों, ये मोस्ट है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की। कौन सी दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसको दी थी? तानसेन को दी थी, क्योंकि उसका कंठ था वो बहुत अच्छा था, तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट है दोस्तों, देखिए अकबर ने भगवंत दास यानी आमेर के राजा भारमल का पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। मोस्ट है दोस्तों, क्योंकि मुगल राजपूत समद है वो भी साथ में आपके स्पेशल रेट में दिया हुआ है, इसलिए यह भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अकबर जो मुगल था उसने एक राजपूत को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। ये कौन था ये आपको याद होना चाहिए। तो अकबर ने भगवंत दास था, आमेर के राजा भारमल का पुत्र था, उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। ये दोस्तों भगवंत दास, भारमल भी ऑप्शंस में आएगा, लेकिन आपको याद रखना है भारमल का जो पुत्र था भगवंत दास, उसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की थी। मोस्ट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि ये तथ्य आप स्किप नहीं कर सकते। अगर इन तथ्यों को स्किप करते हो तो नौकरी आपके हाथ से छूट जाएगी, इसलिए ये तथ्य एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आगे बढ़ते दोस्तों। अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल के ऐसे कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? तो अकबर के काल का। आगे बढ़ते हैं। जो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था, किस लिए? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। क्यों करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। मुगलों की दोस्तों राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। याद रखना है, ऑप्शंस में उर्दू भी आएगा, तो आपको फारसी पर टिक करना है, महत्वपूर्ण है। अकबर दोस्तों नगाड़ा जो वाद्य यंत्र था वो बजाने में बहुत एक्सपर्ट था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था और वो बजाता था। तो अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाना बहुत रुचि रखता था? तो ये था नगाड़ा। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो भी अकबर ने ही शुरू की। मोस्ट है दोस्तों, एक एक लाइन मोस्ट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट है, अकबर ने सुले कुल की नीति को प्रारंभ किया। सुले कुल की नीति का मतलब होता है सभी धर्मों को या सभी
सभी धर्म के लोगों को अपनाना, यानी सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना, सभी धर्म के लोगों को एक तरफा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक तरफा आपको राज नहीं करना है, बल्कि सभी को लेकर साथ चलना है। तो उन्होंने राजपूतों के प्रति जो सहयोग की भावना अपनाई थी, तो वही एक तरीके से सुलह कुल नीति को प्रारंभ किया। अकबर ने प्रथम विवाह आमेर के शासक भारमल की पुत्री हरकाबाई से 7 फरवरी 1562 को किया। ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसने सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो ये था दोस्तों भारमल। कौन था? भारमल था। याद रखना है, क्योंकि मुगल राजपूत संबंध स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, इसमें सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा राजपूत शासक था राजस्थान का जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये था भारमल। सर्वप्रथम कौन किसने की थी? भारमल। फिर इसने अपनी पुत्री का नाम था हरकाबाई का विवाह 7 फरवरी 1562 को किया। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक भारमल था। इसके अलावा हरकाबाई थी जो कछवा वंश से संबंधित थी। जो हरकाबाई कौन से वंश से संबंधित थी? कछवा वंश की, जिसकी गोद से किसका जन्म हुआ था? जागीर का जन्म हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? जागीर का क्या हो गया? जन्म हो गया। दोस्तों जो जागीर था ये भारमल की पुत्री हरकाबाई का पुत्र था। जागीर का जन्म हुआ। दूसरा विवाह जो अकबर ने किया था, ये अकबर ने किया था बीकानेर के राठौड़ कल्याणमल की पुत्री से। और तीसरा विवाह किया था जैसलमेर के शासक हर्राय की पुत्री से। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सा शासक है जिसने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से नहीं करवाया? तो दोस्तों 3 शासक थे जिन्होंने अकबर से अपनी पुत्री का विवाह कराया था। पहला था भारमल, दूसरा कौन सा था? कल्याणमल, और तीसरा कौन सा था? जैसलमेर का शासक हर्राय। ये याद रखना है। अकबर ने अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? अपने जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा था? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसका युद्ध का नाम है असीरगढ़ का युद्ध, जिसका शासक कौन था? मीर बहादुर था, और 1601 में लड़ा। यह अकबर का अंतिम अभियान था। यह था अकबर, और अकबर से महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो भी परीक्षा में आएगा वो इसी टॉपिक से आएगा, इसी नोट से आएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जागीर के बारे में। जागीर में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? जागीर का जो कालक्रम था वो 1605 से 1627 ईस्वी तक था, और इसके बचपन का क्या नाम था? सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। जो शेख सलीम चिश्ती थे उनके आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। जागीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। मोस्ट है दोस्तों, जागीर को किसके लिए याद किया जाता है? न्याय की जंजीर के लिए, क्योंकि जागीर ने अपना जो किला था, अपना जो महल था, उस महल के बाहर एक जंजीर रखी थी सोने की। कैसी रखी थी? सोने की एक जंजीर रखी थी। उसमें कोई भी किसी के साथ में नाइंसाफी हुए तो उसे किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाकर सीधा का सीधा उस जंजीर को खींच सकते हो, और खींच के सीधा का सीधा न्याय करता था। कौन करता था? जागीर। इसलिए जागीर के न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जागीर ने अपनी आत्मकथा एक लिखी थी, तुजुक ए जागीरी। ये याद रखना है, तुजुक ए जागीरी किसने लिखी थी? जागीर ने लिखी थी। ये इसकी आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। जागीर ने सिखों के जो 5वें गुरु थे दोस्तों, अर्जुन देव, क्या नाम थे? अर्जुन देव, उसको क्या दी थी? फांसी दिलवा दी थी। यानी सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उसको क्या दिलवा दी थी? फांसी दिलवा दी थी। क्योंकि जागीर का एक पुत्र था खुसरो, उसको भड़का दिया था। किसने भड़का दिया था? अर्जुन देव ने। तो भड़काने की वजह से जागीर नाराज हो गया और खुसरो को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। और अर्जुन देव जो भड़काने वाले थे, सिखों के 5वें गुरु, उनको क्या दे दी? फांसी की सजा दे दी। आगे बढ़ते हैं। जागीर ने खुर्रम को साजा की उपाधि दी। जो साजा था उसका पूर्व का नाम क्या था? खुर्रम था, और जागीर ने ही खुर्रम की उपाधि दी थी। परीक्षा में पूछा जाता है कि साजा को, जैसे साजा का नाम पहले बचपन में खुर्रम नाम था और खुर्रम था, तो फिर खुर्रम को साजा की उपाधि किसने दी थी? ये इसके पिता जागीर ने दी थी। मोस्ट है। जागीर ने मई 1611 में मेरुनिस्सा से विवाह किया। किससे विवाह किया था? मेरुनिस्सा से कब विवाह किया था? 1611 में विवाह किया, और इसका नाम रखा था नूरजहाँ की उपाधि दी। मेरुनिस्सा से विवाह किया, फिर उसके बाद में इसको जागीर ने नूरजहाँ की उपाधि दी, और एक चांदी के सिक्के जारी किए। यानी इसकी याद में, इसके नाम से चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? जागीर ने किए थे। ये मोस्ट है, आपको याद रखना है। नूरजहाँ की एक माँ थी, उसका नाम था असमत बेगम। याद रखना दोस्तों, उसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। मोस्ट है, गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? ये नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने खोजी थी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जागीर की खास विशेषता है। जागीर का काल चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है। जो जागीर का काल है वो चित्रकारी का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि जागीर कहता है कि कोई भी पेंटिंग को मैं देखकर ये कह सकता हूँ कि ये चित्र किसने बनाया है, यानी कौन से विद्वान ने बनाया है। क्योंकि जागीर के काल में चित्रों की ज़्यादा रुचि थी, जागीर को भी बहुत रुचि थी। तो जागीर का जो काल था वो चित्रकारी का क्या था? स्वर्ण काल था। जागीर के शासनकाल में 1608 में, महत्वपूर्ण है दोस्तों, जागीर के शासनकाल में जो अंग्रेज यात्री आए थे वो कौन कौन थे? याद रखना है। पहला आया था हॉकिंस। कौन आया था? हॉकिंस आया था। कब आया था? ये 1608 में हॉकिंस आया था। उसके बाद में 1615 में टॉम्स रो। कौन आया था? टॉम्स रो, यूरोपीय अंग्रेज यात्री आए। ये याद रखना है। और कहाँ मिले थे? ये मिले थे दोस्तों अजमेर में।
कहाँ मिले थे? अजमेर में। ये मोस्ट है। ये दोनों कौन कौन आए थे? ये हॉकिंस। और ये कब आए थे ये जरूरी नहीं है। ऐसे पूछा जाएगा कि कौन से अंग्रेज यात्री जागीर के काल में आए थे, तो हॉकिंस और टॉम्स लो, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जागीर के काल में तंबाकू की खेती शुरू हुई। किसकी खेती शुरू हुई थी? तंबाकू की खेती। अब आगे बढ़ते हैं, जो राजपूतों से संबंधित संबंध कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते। देखिए, जागीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में कब हुआ था? 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ था? मानबाई के साथ में हुआ था। फिर दूसरा विवाह 1587 ईस्वी में जोधपुर की राजकुमारी जगत गोसाई, जिसे क्या कहते हैं? जोधाबाई के साथ में हुआ। उसका मूल नाम क्या था? भानुमति था। इसी से साजा का जन्म हुआ। यानी साजा का जन्म कौन सी माता के साथ में हुआ या कौन सी माता से हुआ था? तो ये हुआ था जो जागीर ने शादी की थी। किससे की थी? दूसरा जो विवाह किया था जोधपुर की राजकुमारी जगत गोसाई के साथ में, जिसे सामान्य सब समझते हैं जोधाबाई के साथ में हुआ था, वही इनकी माता थी। किसकी थी? साजा की माता थी। मोस्ट है दोस्तों, याद रखना है। जो राजपूत संबंधों से संबंधित है, कहाँ राजपूत संबंध, यानी राजपूत संबंधों में जो महत्वपूर्ण विवाह किए थे जागीर ने, अकबर ने, उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 1615 में अमर सिंह, जो मेवाड़ का शासक था, महाराणा प्रताप का पुत्र था, उसने जागीर के साथ में क्या कर दी? संधि कर दी और मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया। जो इनके पूर्वजों ने, जो अमर सिंह के पूर्वज थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप से लगाकर जितने भी महाराणा प्रताप के पिता वगैरह, तो उन्होंने किसी ने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी। लेकिन जैसे ही अमर सिंह का राज आया तो उसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब कर ली थी? ये 1615 में की थी। किसके साथ में की थी? ये की थी जागीर के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये था अकबर और जागीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा के लिए आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और वीडियो आएगा दोस्तों, वो आएगा इसके बाद, जागीर के बाद में औरंगजेब और साजा। जागीर के बाद में साजा आएगा, उसका पुत्र। फिर साजा के बाद में साजा का जो पुत्र होगा औरंगजेब, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक वीडियो उसका बन जाएगा। फिर उसके बाद में जो प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, उनके बारे में एक वीडियो आएगा। तो तब जाके 2-3 वीडियो के बाद में ये मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।